चलो बेटा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ए बैटरी सप्लाइज 0.9 एम्पियर करंट थ्रू ए 2 ओम रजिस्टर एंड 0.3 एम्पियर करंट थ्रू ए 7 ओम रजिस्टर व्हेन कनेक्टेड वन बाय वन। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखने वाली क्या है, वन बाय वन। और इसमें पूछा क्या गया है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज। पहली चीज इसमें गिवन क्या क्या है हम वो लिखेंगे। गिवन है हमारे पास R1 R2। R1 क्या है 2 ओम और दूसरा 7 ओम। जब इसमें से जाता है तब I1 करंट कितना है 0.3 एम्पियर, सॉरी 0.9 एम्पियर, और सेकंड में कितना है 0.3 एम्पियर। हमसे पूछा गया है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल r से। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। वो क्या बताता है, V इज इक्वल टू आई आर, ये होता है। लेकिन यहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और हमसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसका होता है, बैटरी का। बैटरी का पोटेंशियल ना होके उसका क्या होता है, ईएमएफ। ठीक है, तो ईएमएफ का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, V की जगह पे E लिखो, I की जगह पे I, और जो ये R है इसकी जगह पे इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमने क्या किया, बैटरी का ईएमएफ का फॉर्मूला बना दिया। अब बैटरी का ईएमएफ चेंज नहीं होगा। ईएमएफ कब होता है, जब उसमें से करंट ड्रॉ नहीं होता है। जब करंट ड्रॉ करते हैं तब उसमें हम बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। अब ईएमएफ की वैल्यू यही रहेगी, तो इससे हम इक्वेशन बनाएंगे। ई को ई रखा, ठीक है। पहले कंडीशन में करंट कितना है 0.9 एम्पियर, तो 0.9 इंटरनल रेजिस्टेंस R प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। इसको हमने बोलते हैं इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन में E की वैल्यू क्या बनेगी 0.3 R प्लस 7 ओम। अब देखो ये भी E है, ये भी E है, लेफ्ट साइड दोनों की बराबर है तो राइट भी इक्वल होगी। तो हमने क्या किया, एक E की जगह पे दूसरे E की वैल्यू पुट कर दी। 0.3 R प्लस 7 इज इक्वल टू 0.9 R प्लस 2। ठीक है, अब यहां से 0.3 से इसको काटेंगे तो ये आ गया 3। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, R प्लस 7 इज इक्वल टू 3R प्लस 6। R वालों को एक साइड रखो, बिना R वालों को एक साइड। तो R वाले क्या है 3R माइनस R इज इक्वल टू 7 माइनस 6। 2R इज इक्वल टू 1, R की वैल्यू आ गई 1/2। इसका कोई ऑप्शन है, ये रहा 0.5। इट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहां तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद आपसे और क्या पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन में ही पूछा जा सकता है कि ईएमएफ बताओ कितना होगा। सारा सॉल्व करके जो ये R की वैल्यू है, ये स्मॉल r की किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो E की वैल्यू कितनी आई 0.9 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 2, 0.9 इंटू 2.5, 2.25 वोल्ट। ईएमएफ की वैल्यू ये आ गई, ये हमारा आंसर। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल का मास m है जिसका चार्ज q है। डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक पार्टिकल है जो ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसकी रेडियस r है। ये गिवन नहीं है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज, तो हमने अपनी मर्जी से माना है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, इफ इट्स मास एंड चार्ज वर 2m and q/2, मतलब मास को डबल कर दिया और चार्ज को हाफ कर दिया, तब इसकी रेडियस क्या होती। ओरिजिनल क्या है r, अगर ये सिचुएशन होती तो रेडियस क्या होती। ठीक है, अब पहली चीज यहाँ पे क्या दिया गया है, की कंसेप्ट। इसमें क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QVB गिवन बाय लॉरेंस।
ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ई के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। क्या यहाँ पे सेकंड चार्ज है, तो आंसर है नहीं, तो हम ये यूज नहीं करेंगे। अब पार्टिकल किस में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो की कंसेप्ट क्या है, सेंटर में घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवाएगा, प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू तो लिख दी, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। अब ये प्रोवाइड कौन करवा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर होंगे, इसको हमने बोल दिया कि ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो Fb इज इक्वल टू Fc, इक्वल पुट कर दोगे, QVB इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। एक v से एक v कैंसिल, यहां से r की वैल्यू क्या आ गई, mv अपॉन QV, इक्वेशन नंबर 3। ये कैसे आया, इस r को ऊपर लेके QV को नीचे लेके आए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पे। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या बोल रहा है, अगर मास को डबल कर दिया जाए और चार्ज को हाफ कर दिया जाए तो इस रेडियस का क्या होगा, मतलब रेडियस नहीं मिलेगी हमको, r डैश बोल दिया जिसको। ठीक है, इसके अंदर पुट कर दो, नया मास कितना होगा, पहले वाले मास का 2 टाइम, नया चार्ज कितना होगा, पहले वाले चार्ज का हाफ। क्या v और v में कोई चेंज है, हमें नहीं दिया गया, तो इसको सेम रखेंगे। तो r इसमें कन्वर्ट हो जाएगा r डैश में, इस m की जगह हमने पुट किया 2m, इस q की जगह हमने पुट किया q बाय 2, डिवाइड में करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, v बाय v। ठीक है, 2 into 2 4, यहाँ पे लिख दिया r डैश इक्वल टू 4 m v बाय q v। इसको हम क्या लिख सकते हैं, r, तो r डैश इक्वल टू 4 टाइम r, आंसर है नहीं, ये रहा ऑप्शन 4r। ठीक है, यहां से हमने रेडियस निकाल लिया। यहां से और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि एनर्जी बताओ, अब एनर्जी कितनी होगी। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 2 coils are placed near each other when the current in one coil is changed at the rate, ये given है हमको, and EMF of this, ये क्या है, मिलीवोल्ट, 2 मिलीवोल्ट is induced in the other, the mutual inductance of the coil is, तो ये किस पे बेस्ड है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट एंड सेकंड रूल। तो सेकंड के लिए क्या है, EMF is directly proportional to di by dt, ये हमने पढ़ा है। जब हम 2 कोयल लेके चलते हैं, एक कोयल ये है, दूसरी कोयल ये है, कोयल 1 कोयल 2, जब हम कोयल 1 के अंदर करंट को चेंज करते हैं तो इसमें क्या बनता है, EMF इंड्यूस होता है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाता है, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, दैट इज m, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, E ओवर di बाई dt। और हमसे यही तो पूछा गया है, m की वैल्यू बताओ, ये गिवन है, ये गिवन है, गिवन कैसे है, 5 एम्पियर पर सेकेंड di सेकेंड di बाई dt, और E की वैल्यू 2 मिलीवोल्ट, तो इसमें पुट कर दो, मिली को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -3 वोल्ट, और di बाई dt इसको 5, तो इसको इससे काटोगे तो हमारा आ गया 0.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी। ठीक है, ये याद रखो, हेनरी होती है, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्या ये ऑप्शन है कोई, नहीं, ऑप्शन किसमें है, मिली हेनरी में, तो इसको हम मिली में कन्वर्ट करेंगे, 10 की पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं, मिली, तो 0.4 मिली हेनरी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो बेटा, ये आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड टू प्योरीफाई वाटर आर। तो वाटर को प्योरीफाई कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करती है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे और गामा रे। तो इसका हमारा आंसर होगा अल्ट्रावायलेट रेज, सीधा सीधा आंसर है। बट अगर कोई पूछे कि ये कैसे है, किस तरह से, इसका मैकेनिज्म पूछे तो क्या बताओगे। तो अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती है, पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके डीएनए को चेंज कर देती है, खराब कर देती है, जिससे वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं
और पानी क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। जितने हैं वो मर गए। वाटर प्योरीफायर के थ्रू, आरओ के थ्रू वो बाहर आ जाता है। जब आप अपने घरों में चेक करोगे तो आरओ के ऊपर लिखा होगा यूवी प्योरीफायर, तो वहां से भी आप इसका आंसर देख सकते हो, अल्ट्रावायलेट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट